आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र इसका पार्ट 3 कराने वाला हूं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो वहां से जाकर आप देख सकते हो, जिससे आपको पार्ट 3 आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में मैंने कवर करवा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, इस वाले पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं चीन के बारे में, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था यूरोपीय संघ के बारे में, पार्ट 2 में पढ़ा था हमने आसियान के बारे में, और पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम चीन के बारे में कि चीन क्या है, चीन और इसकी अर्थव्यवस्था और भारत के साथ इसके संबंध कैसे हैं, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, जो टॉपिक है वो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, कि जो चीन है उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से ग्रो हुई, किस प्रकार से बढ़ी। क्योंकि अगर देखिए तो भारत और चीन एक साथ लगभग आजाद हुए थे, लेकिन अगर आज वर्तमान में तुलना करें भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था में, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आखिर उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, ठीक है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से कर लिया, तो देखते हैं इस बारे में। तो देखो, स्टार्टिंग जो मतलब मैंने बिल्कुल एक लाइन वाइज, मैंने एक सीक्वेंस वाइज चीजों को मैंने अरेंज कर रखा है। इससे आपको कहानी की तरह याद हो जाएंगी चीजें कि किस तरीके से चीन ने और कौन कौन से काम किया, कौन कौन से कदम उठाए, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था आज पूरे विश्व में लगभग अमेरिका और बड़े बड़े जो कंट्री हैं उनको टक्कर देती हैं। तो देखते हैं इसको। तो देखो, 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। 1949 में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई, ठीक है। और वो जो क्रांति थी वो साम्राज्यवादी क्रांति थी। और इसके बाद क्या होते हैं, चीन के अंदर जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई और इसका आर्थिक मॉडल जो था वो सोवियत मॉडल पर आधारित था। कहने का मतलब, देखो, बात हुई 1949 तक। इस समय शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था और शीत युद्ध में क्या ऑप्शन था बाकी देशों के पास, तो दो ही ऑप्शन था, या तो आप अमेरिका के साथ जाओ, या तो यूएसएसआर के साथ जाओ, या सोवियत संघ के साथ जाओ। तो इसने क्या है, चीन जो है स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे साम्यवादी क्रांति हुई है, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, ये जो साम्यवादी क्रांति यहाँ पे होने का मतलब क्या है कि जो इसका जो विकास करने का मॉडल होगा वो सोवियत संघ का होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में इसका सोवियत मॉडल पर आधारित है। चीन को अपने ही संसाधनों से गुजारा करना पड़ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सोवियत मॉडल में है, इन्होंने जो सोवियत मॉडल अपना रखा था, पूंजीवादी कहता है कि व्यापार करो, ठीक है, एक देश में मतलब निकल के दूसरे देश में जाकर व्यापार करो, निवेश करो। लेकिन ये पूंजीवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा इसका बिल्कुल विरोध करती है। इसलिए चीन क्या है, जब चीन ने सोवियत मॉडल अपनाया तो इनको क्या है, अपने ही संसाधनों को यूज करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार वगैरह नहीं कर सकते थे। सरकारी नियंत्रण वाले बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई, क्योंकि साम्यवादी क्रांति के अंदर साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या कहती है कि जो पूरा नियंत्रण होना चाहिए संसाधनों पे वो सरकार का होना चाहिए। तो इसलिए जितने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई वो सरकारी नियंत्रण वाले उद्योगों की स्थापना की गई। विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण, विदेशी मुद्रा इसलिए कम थी क्योंकि व्यापार हो नहीं रहा था बाकी देशों से, इसलिए विदेशी मुद्रा कम थी। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू कर दिया। अब सोवियत मॉडल अपनाया है, इसमें विदेशी व्यापार बड़े पैमाने पर है नहीं। अब विदेशी व्यापार नहीं है तो विदेशी मुद्रा की भी कमी है, जिसके कारण जो सामान बाहर से मंगवाना पड़ रहा था, आयात करवाना पड़ रहा था, उसको क्या है धीरे धीरे उन्होंने देश के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। सभी नागरिकों को रोजगार तथा सामाजिक कल्याण योजना के दायरे में लाया गया, ठीक है। जन कल्याण पर बल दिया जाता है इस मॉडल में। और अपने नागरिकों को शिक्षित, मतलब इन्होंने शिक्षित किया और जो स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीजें इनको उपलब्ध कराई। अर्थव्यवस्था का जो विकास भी है वो 5 से 6% की वार्षिक वृद्धि दर से हो रहा था, परंतु जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण ज्यादा इसको फायदा मिल नहीं रहा था। मतलब चीजें ठीक भी चल रही थी, 5 से 6% की मतलब यहाँ स्पीड से इनकी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि जनसंख्या भी क्या है तेजी से ग्रो हो रही थी, जिसके कारण जितना भी इनकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही थी इनकी मेहनत। और तो देखोगे तो खेती से उद्योगों की पूर्ति लायक अधिशेष निकालना मुश्किल हो रहा था। कहने का मतलब जनसंख्या भी बढ़ रही है, हालांकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अगर खेती की बात करें तो खेती में क्या है, खेती से जितना उत्पादन हो रहा है वो जनसंख्या का पेट पालने में ही निकल जा रहा है, ठीक है। मतलब अधिशेष का उत्पादन नहीं हो पा रहा। अधिशेष का मतलब एक्स्ट्रा, जो कि उद्योगों में मतलब जा सके और उसको चीजें उसमें और चीजें बनाई जा सके। तो उद्योगों की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही, उद्योगों को जो कच्चा माल चाहिए वो उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा चीन का जो विदेशी व्यापार है कम था और प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत कम थी यहाँ पे, क्योंकि व्यापार था नहीं, ठीक है। हालांकि उद्योग वगैरह थे लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उद्योग नहीं थे कि हर किसी को इसमें रोजगार मिल जाए। तो सोवियत मॉडल ठीक थी लेकिन उतना तेजी से लोग विकास नहीं कर पा रहे थे। आगे देखते हैं इसको। तो अब ऐसे में क्या करता है, चीन ने 1970 के दशक में कुछ नीतिगत बदलाव किए। अब 1949 से प्रक्रिया स्टार्ट होती है और ये सारी चीजें अब चलती है, हमने देखा
1970 में आके चीन ने कुछ नीतिगत बदलाव किए, और यही स्टार्टिंग फेज है या फिर यही स्टार्टिंग मतलब वो दशक है जहां से चीन की जो अर्थव्यवस्था वो ग्रो करना स्टार्ट होती है, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रमुख नीतिगत बदलाव किए। जैसे 1972 में अमेरिका के साथ संबंध अच्छे किए, जिससे कि राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। 1949 में सोवियत मॉडल अपनाया था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रही, ठीक है, देश की जो समस्या वो खत्म नहीं हो रही, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा, तो इन्होंने नीतिगत बदलाव किया, और उस नीतिगत बदलाव में अमेरिका के साथ अपने संबंध को अच्छा किया। मतलब धीरे धीरे साम्यवादी व्यवस्था से हटके लोग पूंजीवादी की तरफ शिफ्ट होने लगे। और 1973 में जो प्रधानमंत्री थे इनके, चाउ एन लाई, इन्होंने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। इनका मानना था कि इन चीजों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, इनको निजी हाथों में बेच देना चाहिए, ठीक है, निजी जो मतलब संस्था है उनका इसमें निवेश होना चाहिए इन सब चीजों में, तभी इन सब चीजों का विकास हो पाएगा। अगर सरकार के हाथों में रहेगा तो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर रहेगा और बहुत सारी समस्याएं होंगी, जिससे देश को इसका फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए ये लोग आधुनिकीकरण की बात करते हैं। और 1978 में जो तत्कालीन नेता थे डेंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई, ठीक है, ये भी याद रखा, एक नंबर पर पूछ सकता है ये डेटा। तो 1978 में डेंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई की घोषणा की। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, विदेशों से आके यहाँ पे निवेश कर सकता है, और यहाँ का जो व्यापारी विदेशों में जाकर निवेश कर सकता है, ये खुले द्वार की नीति है। और देश में विदेशी पूंजी तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। अब ये खुले द्वार की नीति अपनाने से विदेशी पूंजी देश के अंदर आने लगी, विदेशी निवेश बढ़ने लगा, तो इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। ये कुछ प्रमुख नीतिगत बदलाव से। आगे देखते हैं। देखो, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। डायरेक्ट जो ये लाइन है यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, और पेपर में आ भी रखा है क्वेश्चन कि देखो, जो अभी हमने शॉक थेरेपी पढ़ रखा है, ठीक है, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको, ये शॉक थेरेपी है क्या, ठीक है। तो अब देखो, अब क्योंकि जब रूस की बात आती है, जब रूस ने शॉक थेरेपी अपनाई थी तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, क्योंकि डायरेक्ट इसने क्या कर रखा था, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया था। लेकिन चीन ने भी शॉक थेरेपी अपनाई, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट अपनी अर्थव्यवस्था खोल दिया, इसने अपनी जो अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, ठीक है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को पूरा किया, इसलिए इसको शॉक थेरेपी का चीन को फायदा देखने को मिलता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर रखा है इस तरीके का। देखो, ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो किस तरीके से शॉक थेरेपी, मतलब इसने चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। जैसे 1982 के अंदर खेती का निजीकरण किया, ठीक, खेती का निजीकरण का मतलब विदेशी कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं जो कृषि वाले क्षेत्र हैं। इससे क्या होगा, जो कृषि की जो कृषि व्यवस्था है ये सुधरेगी, ठीक है, यहाँ पे निवेश होगा तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो अधिशेष का भी उत्पादन होगा, और जब अधिशेष का उत्पादन होगा तो इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ जो उद्योग है उनको भी कच्चा माल आसानी से पूर्ति हो पाएगा। तो इसका निजीकरण किया गया 1982 में। इसके बाद 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया, जो उद्योग है, जो फैक्ट्रियां वगैरह, इनको भी निजीकरण कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर उद्योग लगे, और उद्योग लगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा व्यापार अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए हटाया गया। देखो, अब हो क्या रहा है, अगर विदेशी कंपनी आ रही हैं तो विदेशी अर्थव्यवस्था खोलने का क्या मतलब, अगर विदेशी कंपनी आ रही है तो उनके अनुसार उनको जहां अच्छा लग रहा है, जिस शहर में अच्छा लग रहा है, वहां पर अपना ये लोग उद्योग स्थापित कर सकते हैं। लेकिन चीन ने क्या किया, व्यापार अवरोधों को तो हटाया, लेकिन किस क्षेत्र के लिए आ रहा है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं पूरा देश है, तो देश के एक कोने को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा कर, एक जोन होता है, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाया जाता है, मान लेते हैं इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा कर दिया गया। इसका मतलब होगा, अगर मान लेते कोई विदेशी कंपनी, ठीक है, मान लेते कोई ए नाम की कोई विदेशी कंपनी है, वो आती है और चीन का इन्वेस्ट करती है, और मान लेते उसका मानना है कि हमें इस वाले हिस्से में इन्वेस्ट करना है, तो सरकार कहेगी कि यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स लगेगा, ज्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन इस वाले क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां से टैक्स नहीं लेंगे। इवन मान लेते इन्होंने कह दिया कि हम 20 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। इसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब एक ऐसे क्षेत्र, मतलब जहाँ पे उद्योग वगैरह लगाए जा सके। तो ऐसे क्या है, बहुत सारे विशेष आर्थिक क्षेत्र हो सकते हैं। तो चीन ने क्या है, कुछ एरिया को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे कहा कि जो भी व्यापार के जो टैक्स वगैरह हो, वो सारी चीजें माफ हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो। इस तरीके से विदेशी कंपनी और आकर्षित हुई, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा था इन क्षेत्रों में। तो इस तरीके से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था खोला, और जब इसने अपनी अर्थव्यवस्था खोला तो इसका आर्थिक विकास भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। देखो, अगला है कि जो चीन है, चीन में जो नई आर्थिक नीति आई थी, इसका प्रभाव की बात करें कि इसका प्रभाव पूरे चीन पर एक जैसा रहा, तो इसका आंसर है नहीं। देखो, अब होता क्या है, चीन ने जो भी नई आर्थिक नीति अपने, नई आर्थिक नीति का मतलब जैसे खेती का निजीकरण किया, उद्योगों का निजीकरण किया, इसके अलावा व्यापार अवरोधों को हटा दिया,
ठीक है। जब इन्होंने चीजें प्रारंभ की, अमेरिका के साथ संबंध अच्छे किए, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट हुए, तो जब ये नई आर्थिक नीतियां जब लागू हुई तो इसका जब प्रभाव की बात करें तो पूरे चीन पे एक जैसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई, ठीक है। एक प्रभाव तो ये देखने को मिलता है कि चलो, इसका एक प्रभाव तो ये देखने को मिलता है कि अगर जैसे ही इसने आर्थिक नीति अपनाई तो इस कारण क्या हो गया, कृषि की जो उत्पादन क्षमता इसमें बढ़ोतरी हुई और ग्रामीण लोगों की आय है इसमें भी वृद्धि हो गई। ये भी एक पॉजिटिव रहा है कि इन जो ग्रामीण लोग है, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव में जो रहते हैं वो किसान रहते हैं। अब जब किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है, इसका मतलब किसानों की आय बढ़ रही है, और जब किसानों की आय बढ़ रही है तो उनका आर्थिक विकास हो रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना हुई। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी उद्योग लगने लगे, क्योंकि अगर खेतों के पास ही मान लेते, ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाने का फायदा ये होगा कि आसानी से इनको कच्चा माल मिल जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब उद्योग लगने लगे। इसके अलावा व्यापार के जो नए कानून थे और विशेष आर्थिक जोन थे, इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापार के जो नए कानून कहने का मतलब है जिसमें टैक्स वगैरह हटा दिया गया था, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में कहा गया कि आप यहाँ पे आकर इन्वेस्ट करो, इसमें क्या होगा, आपको फायदा ही होगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इससे विदेशी व्यापार आकर्षित हुआ। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षित देश बन गया। मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है कि विदेशी कंपनियां आ रही है और डायरेक्ट यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रही हैं। ऐसा नहीं कि शेयर वगैरह खरीद रहे कंपनियां का, डायरेक्ट यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ठीक है। और विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉजिटिव प्रभाव रहते हैं ये चीन के संदर्भ में, ठीक है, जब जो आर्थिक नीति अपना रखी थी इन्होंने। आगे देखते हैं। देखो, चीन में जो नई आर्थिक नीति थी इसका जो लाभ है वो सभी को एक जैसा नहीं मिलता है, एक समान देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने हाईलाइट कर कर जो स्टेटमेंट थी या फिर जो बुक की लाइन थी उसको मैंने लिख रखा है, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। जैसे ये लाइन दे देगा कि जो चीन ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी, इससे क्या हुआ, चीन को कि हर वर्ग को एक समान लाभ देखने को नहीं मिलता है। आप कैसे कह सकते हो, तो ये कुछ प्रमुख रीजन है जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि जो चीन में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी इसका लाभ हर व्यक्ति को समान रूप से नहीं मिला। जैसे चीन में जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी भी बढ़ी, महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात बहुत खराब थे, बल्कि इतने खराब थे जो कि 18वीं शताब्दी में जब यूरोप के अंदर उद्योगीकरण आया था तो उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी कि काम के घंटे ज्यादा थे, ठीक है। मतलब एक पुरुष एक महिला है, दोनों एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन पुरुष कम काम कर रहा है उसकी ज्यादा सैलरी है, महिला को ज्यादा काम करना पड़ रहा है उसके बावजूद भी कम सैलरी। ऐसी जो बेकार कंडीशन है वो देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा पर्यावरण का दोहन बड़े पैमाने पे देखने को मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है उद्योग लगेगा, विकास होगा तो पर्यावरण में बड़े पैमाने पे मतलब कि नुकसान होगा। इससे जो आदिवासी जो लोग हैं या फिर जो जंगलों में या फिर उस पे मतलब पेड़ पौधों पे निर्भर, इससे उनको बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे था और गांव और जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच जो आर्थिक फासला है वो बढ़ता गया, क्योंकि विकास गांव का भी हो रहा है, शहरों का भी हो रहा है, लेकिन शहरों का विकास कई गुना हो रहा है जितना गांव में हो रहा है। तो इस तरीके से आर्थिक विकास है गांव और शहरों का, इसके बीच का आर्थिक फासला बढ़ गया। इस रूप में कहा जाता है कि जो चीन ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी इसका सभी को एक समान लाभ नहीं मिला। आगे देखते हैं। अगला है चीन और भारत के संबंध। चीन और भारत के संबंध कैसे हैं, इसको भी हम क्या स्टार्टिंग से लेकर आज वर्तमान में, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर मतलब आजादी और आजादी से पहले से लेकर आज वर्तमान में क्या कंडीशन है, उन सब चीजों को इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखो, प्रारंभ से ही मतलब 18वीं-19वीं शताब्दी से ही भारत और जो चीन है इनके बीच जो राजनीतिक और जो सांस्कृतिक संबंध है ये सीमित थे, मतलब बहुत ज्यादा इनके संबंध देखने को मिलता भी नहीं था। मतलब जब राजा महाराजाओं का जब शासनकाल हुआ करता था, ठीक, जैसे भारत में मुगल होते थे उसी तरीके से चीन में जो उनके राजवंश वगैरह होते थे, तो इनके बीच बहुत ज्यादा व्यापार और बहुत ज्यादा संबंध को लेकर कुछ विशेष चीजें मिलती नहीं है। तो ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग से ही हमारे जो राजनीतिक और जो सांस्कृतिक संबंध है चीन के साथ वो सीमित ही है, ठीक है। आजादी के बाद यह आशा की जा रही थी, ठीक है, कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध अच्छे होंगे और कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। जब आजादी मिली, जब जिस समय भारत आजाद हुआ उसी समय के आसपास चीन भी आजाद हुआ, तो ये अपेक्षा की जा रही थी कि एशिया के अंदर यही दो महाशक्तियां हैं और इस तरीके से दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध भी अच्छे होंगे और जो एशिया का भविष्य होगा ये इन जो एशिया के भविष्य को ये लोग गाइड करेंगे। कुछ ये मतलब आशंकाएं जताई जा रही थी और कुछ समय के लिए ये एक नारा भी चला था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। लेकिन 1950 में क्या है, चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत और जो चीन का जो सीमा है वहां पे बस्तियां बसाने लगता है। मतलब 1950 में एक तो जो चीन का प्रयास रहता है तिब्बत को हड़पने का, इसके अलावा भारत और चीन की जो सीमा वहां पे बस्तियां बसाने लगता है चीन। इस फैसले ने क्या किया, संबंधों को बिगाड़ दिया
और दोनों देशों के बीच 1962 में 1962 में अरुणाचल प्रदेश तथा अक्साई चीन के क्षेत्रों के लिए आपसी युद्ध हुआ। मतलब इन क्षेत्रों पे जब क्या है चीन कब्जा करने का प्रयास किया, तो इसको लेकर 1962 के अंदर युद्ध होता है, जिसमें सैनिक रूप से भारत की हार हो जाती है। और 1970 के दशक में चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व है ये बदला। कहने का मतलब 1962 में युद्ध हुआ जिसमें भारत की हार देखने को मिलती है सैन्य रूप से। उसके बाद जो चीन और भारत के जो संबंध और भी ज्यादा खराब हो गया, ठीक है। लेकिन 1970 के बाद वापस एक पहलकदमी की गई ताकि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो अच्छे हो सके, क्योंकि होता क्या 1970 के बाद से ही यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो शासन करने वाली जो पार्टी थी वो बदल जाती है और जो दोनों देशों के बीच जो संबंध को सुधारने का एक प्रयास जारी किया गया। 1981 में ही सीमा विवादों को सुलझाने के लिए वार्ताओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। 1981 में ये चीजें स्टार्ट होती हैं, जो सीमा विवाद है उसको सुलझा लेते हैं वार्ता के द्वारा, ठीक है, बातचीत करके। आगे देखते हैं 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया ताकि दोनों देशों के बीच जो संबंध हो वो अच्छे हो सके। इसके अलावा दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान, तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने का समझौता भी किया ताकि दोनों देशों के जो संबंध हो वो अच्छे हो सके। इसके अलावा आगे देखते हैं 1999 में भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है वो 30% सालाना की दर से बढ़ रहा था। मतलब 1999 से ही जो व्यापार है वो हर साल 30% के स्पीड से बढ़ रहा था, 30% के रेट से ये चीजें बढ़ रही थी व्यापार। 1992 में चीन और भारत के बीच जो व्यापार था वो 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का था, ठीक है। ये द्विपक्षीय व्यापार है जो कि 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो दोनों देश के हैं वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। इसके अलावा परिवहन, संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित और एक जैसी वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो ज्यादा मजबूत हुए हैं इन विषयों को लेकर। आगे देखते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में हाल ही में देखिए तो जो दोनों देश हैं इनके बीच जो संबंध है इसमें गिरावट आई है, इनके संबंध और भी खराब हुए हैं। इस मतलब किन किन पॉइंटों पे ये चीज देखने को मिलती है, तो पहला है सीमा विवाद। आज भी क्या है, अब वर्तमान में भी अभी देखोगे तो सीमा विवाद बड़ा एक पैमाना मतलब कि एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है भारत और चीन के बीच, जिसमें आज भी क्या है जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अक्साई चीन वाला हिस्सा है उसमें तो कब्जा कर ही रखा है, वहां पे भी कुछ अपने हिस्से को और बढ़ाने की बात कर रहा है। इसके अलावा चीन जो है पाकिस्तान के चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है। मतलब चीन जो है एक रोड बना रहा है, ठीक है, एक ऐसा रोड जो कि चीन को पाकिस्तान के साथ जोड़ता है। अब इससे भारत को एक खतरा हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं क्या है जो चीन है इस रोड का यूज कर सकता है भारत को घेरने के लिए। तो ये भी एक मतलब की समस्या बनी हुई है, ये भी एक रीजन है जिससे भारत और चीन के जो संबंध है वो बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में यूएन के अंदर जब आतंकवादी विरोधी भारत का प्रस्ताव आता है, मतलब भारत जो है किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी मतलब किसी टेररिस्ट को आतंकवादी घोषित कराना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो चीन क्या करता है, चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है। मतलब चीन वीटो का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को खारिज करा देता है। तो ये भी एक विषय रहता है जिसने चीन और भारत के रिश्ते को खराब किया। तो इस तरीके से इस जो पूरा जो चैप्टर है उसको मैंने 3 पार्ट में कवर करवा दिया है, ठीक है। और हमने एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाया है और मैंने पूरे चैप्टर को, अगर आपने सिर्फ इनके ही नोट्स बना लिए तो आपको बुक भी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेगा जिससे क्या होगा कि आप आसानी से इसको रिवीजन कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हम इसमें कवर करने वाले हैं।